नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंतर्गत, जो कि एनसीआईएसएम के सिलेबस के अनुरूप जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अष्टांग हृदय के जो 1 से लेकर 15 चैप्टर तक के जो टोटल नंबर के प्रश्न हैं आज यहाँ में हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो सिलेबस है आपके एनसीआईएसएम के अनुरूप ही है, अर्थात एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली आपको है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चन है, अर्थात हर एक प्रश्न जो 5 नंबर के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न बनता है पहले ही चैप्टर से, क्या है? विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। तो इस तरह के कुछ श्लोक दिए रहेंगे। यहाँ पर दोनों लाइन का श्लोक रहेगा। हम लोगों ने एक ही लाइन का श्लोक लिखा है। कभी कभी ये तो आता है कि इस श्लोक को पूरा करते हुए इसके अर्थ को समझाइए। तो 5 नंबर का श्लोक है तो कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन करना है। तो बताना क्या है कि ये दोष से संबंधित है। ये जो भी चीज़ें हैं ये दोष से संबंधित है। तो बोला गया है विकृत और विकृत, अर्थात जब दोष विकृत होंगे और जब दोष अविकृत अर्थात स्वस्थ की अवस्था में होंगे, मतलब साम्य अवस्था में होंगे। तो विकृत का मतलब वात पित्त कब विकृत होंगे तो क्या होंगे? देहम घ्नन्ति, शरीर का नाश करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, शरीर का नाश करने का मतलब शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न करेंगे तब जब वो विकृत अवस्था में होंगे। दोष जब विकृत होंगे तो शरीर को घ्नन्ति अर्थात नाश करेंगे। और ते वर्तयन्ति, और उसको शरीर को कब वृद्धि करेंगे, करीब शरीर को कब आरोग्य प्रदान करेंगे? जब दोष जो है अविकृत होंगे। तो अविकृत का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट है, वो शरीर को वर्तयन्ति अर्थात वृद्धि करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखे रहेंगे। तो इससे संबंध हम लोग इसको डिटेल में हम लोग बुक में देख लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है जो कि यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोष के भेद लिखते हुए, दोषों के भेद लिखते हुए, दोषों के भेद का मतलब वात पित्त कफ, मतलब बताना है कि शरीर कितने दोष होते हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, आप लोग उसको जाके देख लेंगे। दोषों के भेद लिखते हुए अवस्था, दोषों का अवस्था अर्थात वय, दिन, रात्रि एवं भोजन से संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले यहाँ पर समस्या क्या आती है कि हमें प्रश्न अगर समझ में आ जाए तो किसी भी प्रश्न को उत्तर को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर यही प्रयास होगा कि जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसमें लिखना क्या है ये ज़रूर जानना है। अदरवाइज़ आपके पास तो स्क्रीनशॉट तमाम तरह के प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्न को समझ लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। तो ये देखते हैं कि दोष के भेद। तो दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो यहाँ मुख्यतः हम लोग देखेंगे शारीरिक दोष के बारे में देखेंगे, अर्थात वात पित्त कफ। वात पित्त कफ के बारे में बताना है। वात पित्त कफ का जो रिलेशन होता है वो एज के अनुरूप क्या होगा? वह मतलब एज कि बाल्यावस्था में किस दोष की प्रधानता होती है, और मध्यावस्था युवावस्था में और वृद्धावस्था। जैसे बाल्यावस्था में कफ दोष की होती है, युवावस्था में जो है पित्त की प्रधानता होती है, और वृद्धावस्था में वात दोष की प्रधानता होती है। उसी तरह से दिन की बात करते हैं तो दिन में अगर देखेंगे कि प्रातःकाल अर्थात पूर्वाह्न और फिर मध्य दोपहर के समय कौन से दोष की मतलब कि अधिक डोमिनेंसी होगी। तो दिन सुबह सुबह क्या होता है? कफ का होता है। दिन दोपहर में पित्त का होता है और शाम को वात हो जाएगा। उसी तरह से रात्रि का पहर होता है तो रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के मध्य पहर में, रात्रि के अंतिम पहर में। उसी तरह से भोजन के पूर्व किस दोष की डोमिनेंसी होती है, भोजन के दौरान किस दोष की डोमिनेंसी होती है, भोजन के अंत में कौन सी दोष की डोमिनेंसी होगी। तो इसके बारे में ये लिखना है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, कुछ उसी तरह से मिलता जुलता है। दोष के भेद लिखते हुए दोषों का अग्नि से संबंध स्थापित करें। तो कुछ इसी तरह से भेद है। दोषों के भेद लिखते हुए बहुत कॉमन सा प्रश्न हो गया, दोषों का अग्नि से संबंध। तो अग्नि की जो कंडीशन बताई गई है कि सम है, विषम है कि मंदाग्नि है। सम अग्नि है, विषम अग्नि है, मंदाग्नि है, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकती है। जैसे हम इसको बारे में विधिवत बुक में दिया हुआ है, हमने चैनल के माध्यम से भी बताया है, आप इसको जाके देख लेंगे कि दोष का अग्नि से क्या संबंध है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, दोषों की संख्या लिखते हुए दोषों का कोष्ठ से संबंध स्थापित करें। तो दोषों की संख्या लिखते हुए, तो दोषों की संख्या बताना है, साथ ही साथ ये भी लिखना है कि दोषों का कोष्ठ से संबंध लिखना है। अब बात करते हैं कोष्ठ की।
तो कोष्ठ जनरली हम लोग देखते हैं जब अष्टांग हृदय में वर्णित है, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, तीक्ष्ण कोष्ठ। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कोष्ठ की बात की गई, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो हम लोग देखते हैं कि मृदु कोष्ठ वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें किस दोष की प्रधानता होती है, तो वहाँ पित्त दोष की प्रधानता होती है। जो मध्यम कोष्ठ वाले व्यक्ति होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं किस दोष की प्रधानता होती है, तो उसके बारे में देखेंगे। और तीक्ष्ण कोष्ठ के बारे में, तीक्ष्ण नहीं, क्रूर कोष्ठ होता है, ठीक है ना, क्रूर कोष्ठ में वात दोष की प्रधानता होती है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्लियर कट पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे होंगे, दोष अर्थात वात पित्त कफ के गुणों को लिखें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तीनों के, वात के गुण क्या है, पित्त के गुण क्या है, कफ के गुण क्या है, ये सामान्य से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, रसों का भेद लिखते हुए रसों के कर्म को लिखें। रसों का भेद क्या है, तो रसों का भेद लिखते हुए, रस के भेद का मतलब रस के कितने प्रकार हैं, तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो सबसे पहले हमें इसके 6 भेद लिखना है, रस के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रसों के कर्म के बारे में लिखना है। अब इसको समझना है कि रसों के कर्म को क्या, यहाँ इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये बताना है कि हम लोग देखते हैं कि जो 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, कुछ इस तरह से बताया गया है। तो ये शुरू के 3 जो रस होते हैं ये कफ को बढ़ाते हैं, या कह सकते हैं कि वात का शमन करते हैं। इसी तरह से कटु, तिक्त, कषाय क्या करते हैं, ये वात को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, कफ का शमन करते हैं। तो इस तरह के कर्म को बताना है, हम लोगों ने विधिवत इसको पढ़ाया है बच्चों, इसको अच्छे से जाके देख लेंगे। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, रोग व आरोग्य की परिभाषा लिखते हुए। तो यहाँ पर परिभाषा का मतलब क्या है, स्वरूप बताना है कि रोग किसे कहते हैं, रोग की कंडीशन कब होगी, आरोग्य की कंडीशन कब होगी। तो यहाँ पर स्वरूप के बारे में बात करना है, स्वरूप। तो रोग आरोग्य के स्वरूप या परिभाषा या लक्षण लिखते हुए रोग व आरोग्य का हेतु या कारण लिखें। तो रोग आरोग्य का कारण या हेतु क्या होता है, इसको विधिवत हम लोगों ने बताया भी है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे यहाँ पर कि दोषों के भेद लिखते हुए शारीरिक एवं मानसिक दोषों की चिकित्सा लिखें। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोषों के भेद का मतलब, दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में क्या क्या चीज़ आती है, वात, पित्त, कफ। मानसिक दोष में रज और तम आता है, ठीक है ना, सत्व नहीं आता है। अब उसके बाद दोनों की चिकित्सा बताएगी। दोनों की चिकित्सा, शारीरिक और मानसिक दोषों की चिकित्सा अलग अलग बताई गई है। इसको हम लोग ईजिली देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने चैनल में वीडियो के माध्यम से बताया है और किताब में भी आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न, चिकित्सा के भेद लिखते हुए चिकित्सा चतुष्पाद का स्वरूप लिखें। चिकित्सा के भेद का मतलब यहाँ पर बोला गया है शोधन चिकित्सा है कि समन चिकित्सा है। तो चिकित्सा के भेद को बताना है और साथ ही साथ बताना चिकित्सा चतुष्पाद का स्वरूप लिखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चिकित्सा चतुष्पाद, जैसा कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता हो चाहे वाग्भट संहिता हो, यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर हम लोग को चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, आतुर, ये 4 चीज़ें हैं, इनको चारों के 4 गुण होते हैं, यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर बच्चों हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में उसको हम लोग उसको पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको बता दूंगा। यहाँ पर फिर भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 10वां प्रश्न देख रहे होंगे, व्याधि की साध्यता असाध्यता को लिखें। तो अर्थात यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोग्नोसिस, जिसको हम बोलते हैं साध्यता असाध्यता। तो यहाँ पर बताना है कि रोग जो होते हैं साध्यता असाध्यता के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि जो साध्य अर्थात सुख साध्य, जैसे साध्य असाध्य, जैसे कहते हैं ना 2 भेद होते हैं व्याधि के, साध्य असाध्य। अब ये साध्य भी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुख साध्य, एक होता है कष्ट साध्य, है ना, कष्ट साध्य। एक होता है सुख साध्य, एक होता है कष्ट साध्य। दूसरा असाध्य भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है याप्य, एक होता है, इसी तरह से इसके 2 भेद होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे व्यायाम। तो
तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपसे अक्सर पूछा जाता है व्यायाम के बारे में। तो अष्टांग हृदय में हो चाहे चरक संहिता में हो, आपको इजीली मिल जाएगा व्यायाम किसे कहते हैं, व्यायाम कितना करना चाहिए, व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए, व्यायाम के क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में इतना लिखना है 5 नंबर में जो बन सकता है। उसके बाद 12वां प्रश्न देख रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10विध पाप कर्म। 10विध पाप कर्म के बारे में वाग्भट ने क्लियर कट लिखा है और ये आपके दूसरे चैप्टर का है, सेकेंड चैप्टर का है ये आपका। तो इसको इजीली वहाँ पर देख सकते हैं, 10 नाम होते हैं, 10 को याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट देख रहे होंगे 13वां प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, षड ऋतु। 6 ऋतुओं के बारे में लिखना है, 6 ऋतुएं किस तरह से उनका विभाजन होता है, 6 ऋतुओं के बारे में 5 नंबर में जितना भी लिख सकते हो उसके बारे में लिखना है शॉर्ट नोट में। उसके बाद देख रहे होंगे अगला प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि आपके पेपरों में अक्सर पूछा जाता है, ऋतु संधि क्या है। ऋतु संधि के बारे में हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग ऋतुचर्या के अंतर्गत है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न 15वां देख रहे होंगे, अधारणी और धारणी वेगों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर अगर 4-5 नंबर की बात करें तो अधारणी वेगों की संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 13, और धारणी वेग जो होते हैं ये 4 होते हैं। तो इस तरह से इसका नाम लिख देंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, तो आपका ये 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है हंसोदक का। हंसोदक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋतुचर्या के अंतर्गत ही आता है। अष्टांग हृदय, जो अष्टांग हृदय का जो दूसरा चैप्टर है उसी में वर्णन है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हंसोदक जो है ये शरद ऋतुचर्या के अंतर्गत आता है। शरद ऋतुचर्या, शरद ऋतु के वर्णन जब करते हैं तो उसमें आपका हंसोदक आता है। तो आपका एक एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि हंसोदक का वर्णन किस ऋतु के अंतर्गत किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखेंगे जल वर्ग। तो अगला जो चैप्टर होता है उसमें द्रव वर्ग है, तो यहाँ पर जल वर्ग है। तो विभिन्न वर्ग हैं, आप इसको जल वर्ग वाले को ध्यान से देख लीजिएगा कि जल के अनेक अनेक वर्ग क्या क्या होते हैं। उसके बाद देख रहे होंगे अगला चैप्टर है सविस अन्न की परीक्षा लिखें। तो सविस अन्न की परीक्षा लिखने का मतलब ये है कि अगर अन्न में विष मिला हुआ है तो उसके विभिन्न उसको चेक करने के, एग्जामिन करने के लिए विभिन्न नियम बताए गए हैं कि उसको अग्नि में डालने पर किस तरह की उसकी अग्नि की ज्वाला रहेगी, या कौवे कोई पक्षी खा लेगा तो कैसा होगा, या समथिंग उसमें किस तरह से उसकी परीक्षा करेंगे। तो सविस अन्न की परीक्षा बताई गई है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चैनल पे हमारे सब कुछ पढ़ा हुआ है। देखेंगे विरुद्ध आहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक तरह से विरुद्ध आहार के बारे में। विरुद्ध आहार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है विरुद्ध आहार के बारे में। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का निद्रा। निद्रा बहुत ही कॉमन प्रश्न है, संहिता का बहुत ही कॉमन प्रश्न है। निद्रा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जनरली ये निद्रा का जो टॉपिक है त्रय उपस्तंभ के अंतर्गत आता है। त्रयो उपस्तंभ के अंतर्गत, जिसमें हम लोग देखते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। कोई ब्रह्मचर्य बोलता है, कोई अब्रह्मचर्य बोलता है। ये त्रय उपस्तंभ के अंतर्गत एक पार्ट निद्रा भी है, आहार भी है, ब्रह्मचर्य। इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे आपके सामने है 21वें नंबर का, अलसक के लक्षण व चिकित्सा लिखें। अलसक किसे कहते हैं, यहाँ पर जो है मंदाग्नि से संबंधित एक व्याधि होती है, अलसक की उत्पत्ति होती है। अलसक मतलब कि भोजन में आलस आ गया, अर्थात भोजन न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, आमाशय में एक जगह पड़ा हुआ है। तो उसके लक्षण क्या होंगे और उसकी चिकित्सा क्या होगी, उसके बारे में हम लोग को बताना है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे विसूचिका। विसूचिका को हम लोग देखें तो सिंपली हम लोग डिसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री में क्या होता है, या सिंपली कॉलरा बोलते हैं। विसूचिका को क्या बोलते हैं, कॉलरा। कॉलरा का क्या सबसे सिम्टम लक्षण होता है कि मुख के द्वारा भी मल की प्रवृत्ति होती है, जिसको हम लोग वोमिटिंग कहते हैं, और डायरिया भी होती है। लूज मोशन और वोमिटिंग दोनों होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के लक्षण होंगे। उसके कुछ उपद्रव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इसके उपद्रव हैं, साथ ही साथ इसकी चिकित्सा को बताना है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे हम लोग अजीर्ण। अजीर्ण के लक्षण लिखना है, उसके टाइप बताना है, उसकी चिकित्सा बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजीर्ण का जो चैप्टर है अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख रहे होंगे अगला जो है प्रश्न है 24वें नंबर का,
समसन, अध्यसन, विषमासन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। सम असन, अधि असन, विषमासन। अर्थात समसन का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, कुछ जानते भी होंगे। अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि पथ्य आहार और अपथ्य आहार को एक साथ मिलाकर खाने को क्या कहते हैं, उसको समसन बोलते हैं। उसी तरह से हम अध्यसन और विषमासन के बारे में भी आगे पढ़े हैं और उसको देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखेंगे अनुपान। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है, अनुपान अर्थात अनुमीयते पानम इति अनुपानम, अर्थात जो भोजन के साथ दौरान जो जल का ग्रहण किया जाता है, लिक्विड का ग्रहण किया जाता है, भोजन के पश्चात जो लिक्विड का ग्रहण किया जाता है उसको हम बोलते हैं अनुपान। उसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि षड्रस की उत्पत्ति। षड्रस की उत्पत्ति का मतलब कि जो हम लोगों ने देखा है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति होता है पर्टिकुलर किस महाभूत से, पंच महाभूत से, कौन कौन से महाभूत से मधुर रस की उत्पत्ति होती है? पंच महाभूतों से कहीं ना कहीं इस 6 रस की उत्पत्ति होती है। तो पर्टिकुलर मधुर रस के निर्माण में किस महाभूत की डोमिनेंसी होती है, आम्ल रस का निर्माण में किस महाभूत की डोमिनेंसी होती है, उसी तरह से हर एक रस के निर्माण में किस महाभूत की डोमिनेंसी होती है उसके बारे में बताना है। तो छोटा सा प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे धातु कर्म। अपने आप में ये याद रखना चाहिए, एक लाइन का श्लोक होता है बच्चों, इसको ध्यान रखना। धातु कर्म, धातु कर्म में प्रीणनम, जीवनम, लेपनम, स्नेहो धारण पूर्णे, गर्भश्च धारणम, अर्थात जो 7 धातुएं हैं, मधुर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं, इन एक एक धातु का अलग अलग कर्म है, तो उसी को बोलते हैं धातु कर्म। तो प्रीणनम रस धातु का है, जीवनम रक्त धातु का कर्म है। तो ये 7 पॉइंट है जो कि आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है कि किसी पर्टिकुलर धातु का किसी पर्टिकुलर कर्म को पूछ लेगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोष धातु मल का आश्रय आश्रयी भाव। ये आपका पीछा, ये आपका चाहे फर्स्ट प्राप्त हो, चाहे सेकंड प्राप्त हो, चाहे फाइनल प्राप्त हो, ये हर प्राप्त में आश्रय आश्रय भाव का प्रश्न आता ही आता है। तो यहाँ पर दोष धातु मल से संबंधित ही होता है, या सिंपली कह देता है कि आश्रय आश्रय भाव का वर्णन करे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आश्रय आश्रय भाव, दोष धातु मल, या डायरेक्ट पूछ सकता है आश्रय आश्रय भाव। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, दोष धातु मलों के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोष धातु मलों का सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। और उसके बाद देखेंगे ओज, क्षय एवं वृद्धि के लक्षण। तो ओज के बारे में वाग्भट ने भी बताया है, उसके क्षय होता है तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं, वृद्धि होती है तो शरीर में क्या सिम्टम्स आते हैं, और इस तरह की बातें हम लोगों ने चैनल में कंप्लीट भी किया है। तो यहाँ पर आगे हम उसको देखेंगे। अगले प्रश्न की कड़ी में हम लोग देख रहे होंगे, वात पित्त कफ के भेदों का नाम लिखे। अर्थात वात पित्त कफ जो दोष होते हैं, प्रत्येक के 5-5 भेद होते हैं, तो उन भेदों अर्थात टाइप्स का नाम लिखना है। जैसे प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। उसी तरह से पित्त के 5 भेदों का नाम लिखना है, कफ के 5 भेदों का नाम लिखना होता है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन जब पेपरों में आता है तो हम नाम भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। दोषों के चय कोप प्रशमन के कारण को लिखे। अर्थात दोष चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, इनका चय का मतलब संचय या कलेक्शन, या कोप मतलब प्रकोप, और इसका प्रशमन अर्थात इसका शमन कैसे होता है, उनके कारणों के बारे में लिखना होता है। उसके बाद देखेंगे त्रिविध कारण। एक पॉइंट आता है त्रिविध कारण, अर्थात ये है रोगों के 3 कारण। दोष प्रकोपित होंगे तो कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न होंगे। उसके मुख्य 3 कारण क्या होते हैं? 3 कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ डिजीजेज। तो इसके 3 मुख्य कारण क्या है उसके बारे में बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, त्रिविध रोग मार्ग। जितना भी इम्पोर्टेंस इसको दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिविध रोग मार्ग, 3 पाथवेज ऑफ डिजीजेज। तो यहाँ पर 3 रोग मार्ग होते हैं, बाह्य रोग मार्ग, अंतः रोग मार्ग और उभय रोग मार्ग। तो यहाँ पर ये 3 रोग मार्ग हैं, इनके बारे में देख लेना बच्चों। उसके बाद देखेंगे आतुर परीक्ष भाव। एक पॉइंट आता है आतुर परीक्ष भाव, असेसमेंट मेथड्स। अर्थात
कि किसी भी रोग या रोगी की जो एक तरह से एग्जामिनेशन होती है उसकी असेसमेंट किन किन मेथड से करते हैं उसके बारे में बताना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देख रहे होंगे त्रिदोष उपक्रम। पिछले जो एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है, पिछले एग्जाम में पूछा गया 5 नंबर में त्रिदोष उपक्रम अर्थात वात पित्त कफ। त्रिदोष का मतलब वात पित्त कफ का उपक्रम अर्थात चिकित्सा बताना है। वात पित्त कफ की चिकित्सा बतानी है तो इसके ये आपके 13वें चैप्टर में, अष्टांग हृदय के 13वें चैप्टर में ये पहले ही टॉपिक होता है कि त्रिदोष का उपक्रम अर्थात वात पित्त कफ का चिकित्सा के बारे में बतानी है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे शुद्ध अशुद्ध की चिकित्सा के लक्षण या परिभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट ट्रीटमेंट। तो क्या है शुद्ध चिकित्सा, क्या है अशुद्ध चिकित्सा, कोई लक्षण या परिभाषा उसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे दोष गति। दोष गति का मतलब दोषों का कोष्ठ में चला जाना या दोषों का शाखाओं में चले जाना। तो फिर दोष अगर कोष्ठ में चले गए हैं तो किन कारणों से ये कोष्ठ से शाखा में चले गए हैं, शाखा से कोष्ठ में चले गए हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताना है बच्चों। उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आम। आम क्या है, आम क्या है, आम का निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है, आम के क्या लक्षण होते हैं और उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज बीमारियां होती है उसके बारे में इंसाइट बताना है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि 10 औषध काल। 10 औषध काल या औषध काल सिंपली प्रश्न पूछेगा। तो औषध काल का मतलब ये होता है कि औषधियों को देने के 10 काल बताएं आचार्य वाग्भट ने। अलग अलग टाइम बताया, अलग अलग स्थिति बताई है कि किस समय कब औषधि, किस तरह की औषधि देनी चाहिए। अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 10 औषध काल या औषध काल। आपके पेपरों में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लंघन वृंघण। तो ये लंघन और वृंघण का कॉन्सेप्ट देखना है। लंघन का मतलब सिंपली हम देखते हैं कि अपतर्पण और वृंघण का मतलब संतर्पण। तो संतर्पण होता है, वृंघण का मतलब संतर्पण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग द्विविध उपक्रमणीय अध्याय के अंतर्गत हम इसको देखते हैं। शायद ये 14वां चैप्टर है, उसके बारे में वहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे लास्ट प्रश्न देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अतिस्थौल्य अतिकार्ष्य। मतलब अतिस्थौल्य का मतलब जो बहुत अत्यधिक मोटा व्यक्ति होता है उसका क्यों मोटा होता है, और या बहुत दुबला व्यक्ति होता है तो क्यों दुबला व्यक्ति होता है, या उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानेंगे कि अतिस्थौल्य है अतिकार्ष्य है। तो यहाँ पर कुछ इतने प्रश्न हमारे समझ में बन सकता था, हमने बनाया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस टोटल जो 43 प्रश्न हैं आप इसको प्रॉपर तरीके से असेसमेंट कर लेंगे, उसको एनालिसिस कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न की लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से सुविधा मिलने वाली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।